दूसरे दिन मैं जिस खच्चर पर सवार होकर अपने टारगेट की तरफ रवाना हुआ, उस खच्चर पर एक गठड़ी भी लदी हुई थी। इस गठड़ी में 4 रोटियों के अलावा लोहे की बड़ी मजबूत खुरपियां और एक आहनी मोटी सलाख भी थी। समदू को मैंने दोपहर का वक्त दिया हुआ था। मैं ठीक वक्त पर पहाड़ी के चश्मे पर पहुंचकर खच्चर एक तरफ बांधकर चश्मे के पास बैठ गया और गठड़ी में से एक रोटी निकाल कर खाने लगा, ताकि अगर कोई देखे तो यही समझे कि चरवाहे को भूख लगी थी और चश्मे पर रोटी खाने के लिए बैठ गया है। इतने में मुझे बकरियों के घरों की टक टक और उनके मिमियाने की आवाजें आईं। फिर समदू एक तरफ से नमूदार हुआ। उसके साथ 6-7 बकरियां थीं। इनमें से 3 बकरियां मेरी थीं, यानी मेरे लिए थीं। मैंने अपनी बकरियां अपने साथ कर लीं और ऊपर गार की तरफ चढ़ाई चढ़ने लगा। जहां से पगडंडी गार की तरफ जाती थी, वहां मैं अपनी तीनों बकरियां लेकर समदू से अलग हो गया। समदू अपनी बकरियां लेकर पहाड़ी की उस ढलान की तरफ चला गया जहां फौजी पुल नजर आता था और जहां वो हर रोज बकरियां चराने जाता था। गार के करीब आकर मैंने कल की तरह बकरियों को एक तरफ चरने के लिए छोड़ दिया और खुद अच्छी तरह से चारों तरफ देखभाल कर गार में दाखिल हो गया। मैंने रोटियों वाली गठड़ी झाड़ियों में ही छुपा दी थी। मैं लोहे की मोटी सलाख और दोनों खुरपियां अपने साथ लेता गया था। मैं गार के अंदर से वाकिफ था। दीवार के साथ साथ चलता उस जगह आ गया जहां मिट्टी का ढेर पड़ा था। ढेर पर से गुजरकर मैं गार में उस मकाम पर आकर रुक गया जहां पुल के सुतून की मेहराबी दीवार बाहर को निकली हुई थी। मैंने मोमबत्ती रोशन करके दीवार के साथ इस तरह लगा दी कि उसकी रोशनी सिर्फ दीवार के एक हिस्से तक ही पहुंच रही थी। मैंने खुरपी हाथ में लेकर उस जगह से दीवार को कुरेदना शुरू कर दिया जहां सुतून की सीमेंट वाली दीवार पहाड़ी गार की मिट्टी और पत्थर की दीवार के साथ आकर मिल गई थी। मैं खुरपी इस तरह चलाने लगा कि उसकी आवाज पैदा न हो। पहाड़ चूंकि मिट्टी का था, इसलिए खुरपी चलाते वक्त वैसे भी कोई आवाज पैदा नहीं होती थी। सुतून के साथ दीवार की मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर रही थी। दरमियान में किसी जगह कोई पत्थर आ जाता तो लोहे की मोटी सलाख को अंदर डालकर उसे उखेड़ कर बाहर निकाल लेता और दोबारा खुरपी चलानी शुरू कर देता। मेरे हाथ तेजी से चल रहे थे और कान बाहर भी लगे हुए थे कि फाख्ता की आवाज ना आ जाए। अभी तक सब खैरियत थी। बाहर से किसी वक्त बकरी के मिमियाने की हल्की सी आवाज आ जाती। मिट्टी में पत्थर मिले हुए थे। जब कोई पत्थर आ जाता तो मुझे खुरपी की जगह लोहे की सलाख इस्तेमाल करनी पड़ती थी। मैं काफी देर तक अपने काम में लगा रहा। इस दौरान दीवार में कुएं की मेहराबी दीवार के साथ शगाफ पड़ गया था, जो आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता रहा था। मैं उसी तरह खुरपी चला रहा था कि उसकी कम से कम आवाज पैदा हो। अचानक बाहर से फाख्ता की आवाज आई। मेरे हाथ वहीं रुक गए। मैं दबे पांव चलता गार में जो मिट्टी का तोदा था उसकी ओट में बैठ कर गार के दहाने की तरफ देखने लगा। गार के दहाने से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। मुझे बाहर 2 आदमियों के बातें करने की आवाज आने लगी। इनमें एक आवाज समदू चरवाही की थी। लफ्ज समझ में नहीं आ रहे थे। मैं तोदे की दूसरी तरफ से होकर गार के दहाने के पास आकर बैठ गया। मैंने सर थोड़ा आगे करके देखा। जहां मैं अपनी 3 बकरियां खुली छोड़ आया था, वहां समदू चरवाहे के पास एक भारतीय फौजी खड़ा उससे बातें कर रहा था। वो समदू से कह रहा था कि तुमने इन बकरियों को इधर क्यों छोड़ रखा है? तुम्हें मालूम नहीं कि ये आउट ऑफ बाउंड एरिया है? समदू चरवाहे ने कहा, सूबेदार जी, जानवर अपने आप इधर आ गए हैं। मैं अभी इन्हें यहाँ से ले जाता हूँ। मैं तो खुद इधर नहीं आता जी। ठीक है, इधर से बकरियां ले जाओ और खबरदार इस तरफ मत आना। अच्छा जी, ठीक है सर। और मैंने देखा कि समदू बकरियों को हाँक कर पगडंडी पर दूसरी तरफ ले गया, मगर भारतीय फौज का सूबेदार, जिसने डोगरा हैट पहन रखी थी और कांधे पर स्लिपिंग के साथ राइफल लटक रही थी, वहीं खड़ा इधर उधर देखता रहा। मुझे ऐसे लगा जैसे उसे कुछ शक पड़ गया है। गार के दहाने के आगे ऊंचे सरकंडे थे। मुझे भारतीय सूबेदार सरकंडों के दरमियान से नजर आ रहा था। वो कुछ देर खड़ा रहा, फिर टहलता टहलता सरकंडों की तरफ आया। मैं दौड़कर मिट्टी के तोदे के पीछे हो गया। मेरी नजरें गार के दहाने पर लगी थी। मेरा ख्याल था कि वो गार के अंदर आएगा। मेरे पास रिवॉल्वर जरूर था जिस पर साइलेंसर लगा हुआ था, और रिवॉल्वर न होता तो भी मैं उस भारतीय फौजी को आसानी से हलाक कर सकता था, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता था। ये भारतीय फौजी पेट्रोल ड्यूटी पर था और अगर ये वापस अपनी यूनिट में नहीं जाता तो इसकी तलाश में दूसरे फौजी सारे इलाके को खंगाल डालते, और अगर उसकी लाश भी न मिलती तब भी वो समदू चरवाहे को जरूर पकड़ कर ले जाते। और कुछ पता नहीं था कि समदू तशद्दुद बर्दाश्त न करते हुए मेरा भेद खोल देता। चुनाचे मैंने दिल में दुआ मांगी कि ये सूबेदार दूर ही रहे और गार के अंदर न आए। खुदा ने मेरी दुआ सुन ली और सूबेदार वहीं से वापस मुड़ गया। जब मैंने देखा कि वो ऊपर की तरफ पहाड़ी पर चढ़ गया तो मैंने दोबारा दीवार खोदनी शुरू कर दी। मैं दिन ढले तक अपने काम में मसरूफ रहा। जब गार में आती दिन की रोशनी मध्यम पड़ गई तो मैंने खुरपी और लोहे की सलाख और बड़ी खुरपी को वहीं मिट्टी के ढेर में छुपा दिया। बड़ी एहतियात से चलता हुआ गार से बाहर निकल आया। बाहर मेरी बकरियां नहीं थी। बकरियां समदू ले गया था। मैंने झाड़ियों के पास पड़ी हुई अपनी लंबी सोटी उठाई और चरवाहों की तरह दरख्तों और झाड़ियों की तरफ देखता। पगडंडी पर से गुजर कर नीचे चश्मे पर आ गया। चश्मे का पानी पिया, मुंह हाथ धोया और वहीं बैठकर समदू का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद समदू बकरियां हाँकता हुआ आ गया। वो मेरे करीब बैठते हुए बोला, मुझे लगता है कि फौजियों को कुछ शक पड़ गया है। बेहतर है कि तुम कुछ दिन यहाँ ना आओ। मैंने कहा, समदू भाई, ये तुम्हारा ख्याल है। मैंने तुम्हें भारतीय फौजी से बातें करते भी देख लिया था और तुम दोनों की बातें भी सुनी थी। मेरे ख्याल में तशवीश की कोई बात नहीं है। अगर खतरे की बात होती तो मैं अपने आप यहाँ से गायब हो जाता।
समदू खामोश रहा। मैं सूरज गुरूब होने के बाद कमांडो शेरवान की कमीनगाह में वापस आ गया। सारी बात बताई। वो बोला, समदू बेचारे को डर लगा है कि कहीं उस पर कोई मुसीबत ना आ जाए। मेरा मशवरा है कि तुम उसको बताए बगैर गार में जाना शुरू कर दो। कमांडो शेरवान ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया था। अब समदू चरवाहे की मदद की मुझे जरूरत नहीं रही थी। अगर खतरे वाली सूरत हाल पैदा हो भी जाती तो मैं उसे संभाल सकता था। कमांडो शेरवान ने पूछा, तुम्हारे ख्याल में अभी वहाँ कितना काम बाकी रह गया है? मैंने उसे बताया कि जिस रफ्तार से दीवार में सुराख किया जा रहा है, इसके मुताबिक अभी मजीद 3-4 दिन मुझे अकेले ही ये काम करते रहना होगा। पहाड़ी की दीवार में जैसे जैसे अंदर की जानिब सुराख हो रहा था, पत्थर ज्यादा आने लगे हैं। कमांडो शेरवान बोला, मेरा ख्याल है हमें समदू चरवाहे को फिर भी अपने एतमाद में लिए रखना जरूरी है। मैं उसे खुद मिलकर समझा दूंगा कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं गार में काम करता रहा। चौथे दिन दीवार में कुएं की गोल दीवार के साथ काफी बड़ा शगाफ पड़ चुका था। 5वें दिन टारगेट का मुआयना करने के लिए कमांडो शेरवान भी चरवाहे के भेस में मेरे साथ गार में आया। हम मोमबत्ती की रोशनी में दीवार के शगाफ में रेंग कर अंदर तक गए। पहले मैंने अंदर जाकर कुएं की दीवार की गोलाई को टटोल कर देखा। फिर कमांडो शेरवान ने अंदर जाकर देखा। वो बाहर आकर कहने लगा, मेरा ख्याल है पुल के गार्डर इसी कुएं के अंदर गए हुए हैं। बाहर कोई गार्डर नहीं है। मैंने कहा, इंजीनियरिंग का नुक्ता नजर से इस कुएं के साथ नीचे की जानिब दूसरे कुएं का होना लाजमी है। हमारा टारगेट दूसरे कुएं के गार्डर हैं। कमांडो शेरवान कुछ मायूस नजर आ रहा था। मैंने उसे कहा, तुम मुझे सिर्फ 2-3 दिन दे दो, मुझे यकीन है कि चौथे रोज मैं अपने टारगेट पर पहुंच जाऊंगा। कमांडो शेरवान खामोश रहा। अगले रोज मैं अकेला ही गार में आया। समदू चरवाहे को मैंने थोड़ा बहुत हौसला जरूर दिया था कि वो फिक्र न करे, लेकिन वो फिक्रमंद लग रहा था। मैंने अपने काम की रफ्तार तेज कर दी। 5वें दिन मैंने दीवार में इतना शगाफ डाल दिया था कि मैं रेंगने की बजाय घुटनों के बल शगाफ के अंदर जा सकता था। 5वें ही दिन तीसरे पहर मैं दीवार में खुरपी से मिट्टी खुरच रहा था कि खुरपी दीवार में लोहे से टकराई। पहले तो मैं समझा कि ये पत्थर की कोई सिल है। जब मिट्टी हटाई तो मोमबत्ती की रोशनी में मुझे गार्डर का एक पांव नजर आया। ये लोहे का एंगल था जो ऊपर से आता हुआ नीचे चला गया था। मैंने जल्दी जल्दी नीचे से मिट्टी हटानी शुरू कर दी। नीचे से दूसरे कुएं का गोल थड़ा नमूदार हुआ। मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ था। इस कुएं में पुल के दूसरे पांव धंसे हुए थे। ये 4-4 गार्डरों का एक आहनी सुतून था जो तिरछा होकर कुएं में उतर गया था। मुझे इन्हीं गार्डरों की तलाश थी। उस रोज जब मैंने खुफिया कमीनगाह में जाकर वापस कमांडो शेरवान को ये खुशखबरी सुनाई तो उसके चेहरे पर इस मिशन के सिलसिले में जो मायूसी थी वो एकदम दूर हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़कर दबाते हुए कहा, इसका मतलब है कि हम टारगेट मार लेंगे। मैंने कहा, इंशाल्लाह। अब हमारे मिशन का दूसरा एक्शन शुरू होगा। दूसरे रोज कमांडो शेरवान मेरे साथ गार में गया। मोमबत्ती की रोशनी में उसने भी शगाफ के अंदर जाकर लोहे के गार्डरों को देखा तो खुश होकर बोला, ये पुल का दूसरा पांव है। असल में यही पुल के इस सिरे की बुनियाद है। अगर ये ना होता तो पुल एक तरफ से नीचे नाले में गिर पड़ेगा और हम यही चाहते हैं। मैंने कमांडो से कहा, हम डायनामाइट की स्टिकें और दूसरी जरूरी सामान गार में लाकर रख देना चाहिए। ये काम आज रात को ही हम शुरू कर देंगे। उस रात आसमान पर बादल छा रहे थे। आधी रात को जब मैं और कमांडो शेरवान बारूद की स्टिकें, डेटोनेटर और बिजली के तारों की गठरी खच्चर पर लाद कर टारगेट की तरफ रवाना हुए तो बिजली चमकने लगी थी और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। हम हस्बे मामूल चरवाहों के भेस में थे और हमने सरों के ऊपर बोरियां डाल रखी थी। एक लंबा कमांडो चाकू कमांडो शेरवान के पास था। एक रिवॉल्वर मेरे पास था। पहाड़ी रास्ता हमें ज़बानी याद हो चुका था। हम 1 घंटे का सफर तय करके पुल वाली पहाड़ी के अकब में चश्मे पर पहुंच गए। अंधेरे में चनार और चीड़ के दरख्त खामोश खड़े थे। बूंदाबांदी रुक गई थी। बादलों में हल्की हल्की बिजली बार बार चमक रही थी और बादलों की धीमी धीमी गरज सुनाई दे जाती थी। हमने खच्चर को चश्मे पर ही एक दरख्त से बांधा और खुद ऊपर गार की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई चढ़ने लगे। ये चढ़ाई ज्यादा नहीं थी। हम झाड़ियों और दरख्तों के दरमियान से गुजरते उस जगह आ गए जहाँ से पगडंडी गार की तरफ जाती थी। हम वहाँ झाड़ियों के पास ही बैठ गए और अंधेरे में ऊपर की तरफ देखने लगे। ऊपर पहाड़ी की चोटी ज्यादा दूर नहीं थी। वहाँ पुल की जानिब रोशनी हो रही थी। 1-2 दफा ऊपर से किसी फौजी के दूसरे फौजी को बुलाने या कुछ कहने की आवाज भी आई। हम अंधेरे में चुपचाप बैठे थे। मैंने कमांडो शेरवान को इशारा किया। उसने आहिस्ता से कहा ओके और मैं उठकर गार की तरफ चल पड़ा। छोटी सी गठरी मेरे हाथ में थी। शेरवान मेरे पीछे आ रहा था। गार के करीब आकर मैं रुक गया। शेरवान भी रुक गया। मुझे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। ये चाप ऐसी थी जैसे कोई फौजी झाड़ियों में पांव रखता चला रहा हो। मैंने शेरवान को इशारा किया और हम दोनों वहीं बैठ गए। कदमों की चाप करीब आ रही थी। मैंने जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लिया। ये वक्त कोई खतरा मोल लेने का नहीं था। दरख्तों में गहरा अंधेरा था। मैं आंखें पूरी खोलकर इस तरह देख रहा था। मुझे दरख्तों के अंधेरे में एक इंसानी हयूला आगे बढ़ता नजर आया। यह हयूला शेरवान ने भी देख लिया था। उसने मेरे बाजू को दबाया। हम झाड़ियों की ओट में थे। हमारी निगाहें इंसानी हयूले पर लगी हुई थीं। ये भारतीय फौजी था जो रात की पेट्रोल ड्यूटी पर था और हमसे कोई 6-7 गज के फासले पर आगे से गुजर गया था।
उस वक्त हमने सांस रोक रखे थे। जब भारतीय फौजी अंधेरे में गायब हो गया और उसके बूटों की आवाज भी गुम हो गई तो मैं जरा सा उठा और झुककर गार के आगे जो सरकंडे उगे हुए थे उनकी तरफ दबे पांव बढ़ा। कमांडो शेरवान भी इसी पोजीशन में मेरे पीछे आ रहा था। सरकंडों के पीछे आते ही मैं और मेरे पीछे कमांडो शेरवान गार के अंदर चले गए। शेरवान ने मेरे कंधे पर हाथ रख लिया। मैं दीवार के साथ हाथ लगाए आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में गार में बढ़ने लगा। जहाँ मिट्टी का तोदा था वहाँ हम आहिस्ता से उसके ऊपर से होकर दूसरी तरफ चले गए। कुछ फासले पर वो जगह थी जहाँ मैंने दीवार में शगाफ डाल रखा था। जहाँ मिट्टी मैंने जमीन पर बखेर दी थी ताकि उसका ढेर न बनने पाए। मैं मोमबत्ती जलाने लगा तो कमांडो शेरवान ने सरगोशी में कहा, यहाँ मोमबत्ती न जलाओ, शगाफ के अंदर जाकर आगे करके मोमबत्ती रोशन करो। उसने सही मशवरा दिया था। शगाफ के बाहर मोमबत्ती जलाने से उसकी रोशनी गार में से बाहर देखी जा सकती थी। मैंने गठरी बाहर रख दी और घुटनों के बल दीवार के शगाफ में दाखिल हो गया। चंद कदमों के बाद वो जगह आ गई जहाँ पुल की बुनियादों के आहनी गार्डर दूसरे कुएं के फर्श में गड़े हुए थे। मैंने वहीं मोमबत्ती रोशन करके एक तरफ लगा दी और उसी तरह पीछे हटता हुआ बाहर आया और शेरवान से कहा, तुम जाकर देखाओ। वो भी घुटनों के बल शगाफ के अंदर तक गया और उसी तरह उल्टा चलता हुआ वापस आया। सरगोशी में कहने लगा, आहनी गार्डर की कैंचियां साफ नजर आ रही हैं, तुम जाकर अपना काम शुरू कर दो। मैं गार के थाने के पास बैठता हूँ। अगर कोई भारतीय फौजी इस तरफ आया तो मैं तुम्हें खबरदार नहीं करूंगा, खुद ही इस फौजी से निमट लूंगा। मैंने कहा, खुदा के लिए शेरवान ऐसा न करना। जो फौजी पेट्रोल ड्यूटी पर होता है अगर वो वक्त पर वापस न पहुंचे तो उसके साथ ही उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। अगर तुमने उसे हलाक कर डाला तो सूरत हाल ज्यादा खराब हो सकती है। कमांडो शेरवान ने कहा, तो फिर दुआ करो कि इस तरफ कोई भारतीय फौजी न आए। ये कहकर कमांडो शेरवान खंजर हाथ में लिए गार के थाने की तरफ चला गया। मैंने डायनामाइट की 24 स्टिक्स और रिमोट डिवाइस और बिजली के बारीक तार गठरी में से निकाले और घुटनों के बल चलता शगाफ के अंदर पुल की बुनियादों के आहनी गार्डरों के पास आकर बैठ गया। मोमबत्ती की रोशनी में मुझे गार्डरों की 3 कैंचियां साफ नजर आ रही थीं। मैंने बारूद की इंतहाई ताकतवर स्टिक्स और डेटोनेटर के बड़े हिसाब से गार्डरों की कैंचियों के साथ तारों से बांधना शुरू कर दिया। ये काम करते हुए मैं पसीने में शराबोर हो गया था। शगाफ के अंदर गर्मी और हब्स था। बारूदी स्टिकें बांधने के बाद मैंने उनके साथ रिमोट डिवाइस लगाकर उसके अंदर से निकली हुई एरियल की तार के साथ दूसरी तार को जोड़कर टेप लगा दी। ये एरियल की तार मेरे पास एक गुच्छे की शक्ल में थी। मैं इसे शगाफ में डालता हुआ शगाफ से बाहर आ गया। बाहर आकर मैंने मुंह से हल्की सी सीटी की आवाज निकाली। कमांडो शेरवान जो गार के मुंह से करीब बैठा था जल्दी से मेरे पास आ गया। मैंने उसे कहा, काम मुकम्मल हो गया है। हमने दोनों खुरपियां लोहे की सलाख कपड़े में बांधी और बमों को साथ लगे रिमोट के तार के गुच्छे को गार की दीवार के साथ रख दिया और मिट्टी और पत्थरों से दीवार के शगाफ को भरना शुरू कर दिया। आधे घंटे में हमने दीवार के शगाफ को सिर्फ आगे से पुर कर दिया था। अब दीवार में देखने से कोई शगाफ वगैरह नजर नहीं आता था। कमांडो शेरवान ने कपड़े की गठरी उठा ली और मैं एरियल की तार को गार की दीवार के साथ लगाता हुआ गार के धाने से बाहर ले आया। बाहर आकर हमने एरियल के तार को गार के उस तरफ मोड़ दिया जिधर पुल का रुख था। एरियल के तार को झाड़ियों में छुपाकर उसके सिरे को झाड़ियों में से जरा सा बाहर निकाल दिया और उसका रुख भी पुल की जानिब मोड़ दिया। इस एरियल के तार ने हमारे रिमोट कंट्रोल के सिग्नल पकड़कर शगाफ के अंदर पुल की बुनियादों में आहनी गार्डरों के साथ लगे बमों में कयामत खेज धमाका करना था। इस काम से फारिग होने के बाद हमने एक बार फिर झाड़ियों का जायजा लिया। तार हमने सब्ज रंग का खरीदा था ताकि वो झाड़ियों का हम रंग हो और करीब से भी नजर न आए और यही मालूम हो कि झाड़ियों की शाख है। हमने इधर उधर से मिट्टी और घास वगैरह तोड़कर उस तार पर डाल दिया जो गार के बाहर दीवार के साथ साथ चलती झाड़ियों में आई हुई थी। हमें यकीन था कि इस तरफ को भारतीय फौजी नहीं आता। समदू ने भी हमें बताया था कि ये गार वीरान पड़ा है और यहाँ कभी किसी भारतीय फौजी को आते जाते नहीं देखा। इसके बाहर से सिर्फ रात के वक्त रोजाना पेट्रोल पार्टी का एक आध फौजी गश्त लगाता और दिन के वक्त कभी कभार कोई सिपाही इधर आ निकलता था, वरना ये इलाका खाली पड़ा रहता था। हमने अंधेरे में एक दूसरे के हाथों को दबाकर वहाँ से निकलने का इशारा किया और अंधेरे में दरख्तों और झाड़ियों के अक्कब से होकर हम झुककर चलते पगडंडी के आखिरी मोड़ पर आकर नीचे ढलान पर आ गए। ढलान पर हम आहिस्ता आहिस्ता खिसक कर उतर रहे थे। नीचे चश्मे पर पहुंचकर शेरवान ने छोटी सी गठरी जिसमें दोनों खुरपियां और लोहे की मोटी सलाख थी खच्चर पर रखी। खच्चर की बाग थामी और उसे लेकर पहाड़ी की दूसरी तरफ से घाटी उतरते चले गए। अब आसमान पर बिजली नहीं चमक रही थी मगर बादलों में धीमी धीमी गरज सुनाई दे रही थी। हम घाटी उतर कर नीचे वादी में आए तो पहले मोटी मोटी बूंदें गिरी, फिर मुसलसल बारिश शुरू हो गई। शेरवान ने खच्चर को इस पहाड़ी पगडंडी पर डाल रखा था जो दूसरे पहाड़ी की तरफ जाती थी। हमें इस पहाड़ी के दामन से गुजरकर उस अगली वादी में पहुंचकर उस रास्ते पर पहुंचना था जो हमारी कमीन गाह की पहाड़ों की तरफ जाता था। ये काफी लंबा सफर था। बारिश शुरू हुई तो कमांडो शेरवान ने कहा, हमें खच्चर पर बैठ जाना चाहिए। हम एहतियात के तौर पर अपने साथ एक ही खच्चर लाए थे, 2 खच्चरों का शोर न हो। हम खच्चर पर आगे पीछे बैठ गए। गठरी खोलकर खुरपियां और आहनी सलाख वहीं झाड़ियों में फेंकी और चादर को अपने ऊपर कर लिया। इससे बारिश से थोड़ा बहुत बचाव हो गया था मगर वक्ती तौर पर क्योंकि सफर लंबा था और बारिश हमारे ऊपर बराबर बरस रही थी।
ہم کسی جگہ رکنا نہیں چاہتے تھے۔ خچر اندھیرے میں سست رفتاری سے چل رہا تھا، مگر ان خچروں کو پہاڑی راستوں پر اور بارشوں میں اور اندھیرے میں بھی چلنے کی عادت ہوتی ہے۔ رات کے وقت وہ آہستہ آہستہ اور راستہ دیکھ کر یا محسوس کر کے ضرور چلتے ہیں۔ رات کے 3 بج چکے تھے جب ہم واپس اپنی کمین گاہ میں پہنچے۔ ہم دونوں بارش میں شرابور تھے۔ کپڑے بدل کر ہم اپنی اپنی جگہوں پر پڑتے ہی سو گئے۔ صبح میری آنکھ جلدی کھل گئی۔ میں اپنی جھونپڑی سے باہر نکل کر آیا، دیکھا کہ اپنا ایک مجاہد برین گن اٹھائے میری طرف آ رہا تھا۔ کہنے لگا کمانڈو نے بلایا ہے تہہ خانے میں۔ میں سیدھا کمانڈو شیروان کے پاس تہہ خانے میں گیا۔ کمانڈو سبز چائے کا سماوار قریب رکھے، چائے کی پیالی ہاتھ میں لیے میز پر رکھے نقشے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو اس نے میری طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور کہا، تمہاری چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اس نے پہلے ہی سے دوسری پیالی میں سماوار میں سے سبز چائے ڈال رکھی تھی۔ میں نے سبز چائے کا ایک گھونٹ بھرا اور اس کے پاس ٹول پر بیٹھ گیا۔ لالٹین جل رہی تھی۔ نقشہ وہی پہاڑی پل کا تھا۔ میں نے کہا، کیا کوئی خاص بات دیکھ رہے ہو کمانڈو؟ کمانڈو شیروان نے چائے کی پیالی میز پر رکھی اور میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میرا نہیں خیال کہ صرف ایک طرف کی بنیادوں کے اڑانے سے سارا پل گرے گا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ بارودی اسٹکیں بہت طاقتور اور انتہائی دھماکہ خیز ہیں اور پھر انہیں پل کی بنیادوں میں گارڈروں سے لگایا گیا ہے۔ ریموٹ کنٹرول کے بٹن دباتے ہی دھماکہ ہوگا اور پہاڑی پل ایک طرف سے نیچے گر جائے گا اور اس کے جھٹکے اور دباؤ سے پل کا دوسری طرف کا حصہ بھی نیچے آن پڑے گا۔ کمانڈو شیروان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تم اس پل کی مضبوطی سے پوری طرح واقف نہیں ہو۔ مجھے یقین ہے کہ ایک سائیڈ کا دھماکہ پل کو ایک طرف سے ضرور نیچے جھکا دے گا مگر گرائے گا نہیں، اور اگر گر بھی گیا تو دوسری طرف سے پل کو کچھ نہیں ہوگا۔ ادھر سے پل اپنے گارڈروں پر کھڑا رہے گا اور بھارتی انجینئرنگ کور کے افسر اسے ایک ہی دن میں پھر سے ٹھیک کر دیں گے اور ہماری ساری محنت بھی ضائع ہو جائے گی۔ کمانڈو شیروان کی گفتگو سے میں بھی سوچ میں پڑ گیا۔ کمانڈو شیروان کہنے لگا، تم یہ سمجھ لو کہ اگر اس دوران بھارتی فوجیوں کو ہماری لگائی ہوئی تاروں کا سراغ نہ ملا تو آدھے پل کو ہم نے تباہ کر دیا ہے۔ اب باقی کا آدھا پل تباہ ہونا باقی ہے، اور جب تک باقی کا آدھا پل تباہ نہیں ہوگا پورا پل نہیں گرے گا۔ میں نے شیروان سے پوچھا، پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وہ بولا، ہمیں دوسری طرف سے بھی پل کو اڑانا ہوگا۔ یہ ایک دوسرا اور بالکل نیا مشن تھا جس کے لیے ہم پل کی دوسری طرف کی پہاڑی کا پورا سروے کرنا تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہاں پر کوئی ایسا غار نہ ہو جس کی دیوار کھود کر ہم پل کی بنیادوں میں بم لگا سکیں۔ اس کام میں وقت بھی لگ سکتا تھا، اور جو بم ہم لگا چکے تھے اس کے بارے میں خطرہ تھا کہ اس کے ایریل کی تار کسی وقت بھی بھارتی فوج کی نظروں میں آ سکتی ہے۔ میں نے جب ان خدشات کا اظہار کیا تو کمانڈو شیروان نے بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ کہا، دوست، ٹارگٹ کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے ہمیں یہ خطرات تو مول لینے ہی پڑیں گے۔ اب تم یہاں بیٹھو گے، میں پل کے دوسرے سرے کے سروے خود کر لوں گا۔ اسی روز ناشتے کے بعد کمانڈو شیروان چرواہے کے بھیس میں خچر پر سوار ہوا، ایک بکری کا بچہ گود میں اٹھایا اور پہاڑی والے پل کے دوسرے سرے کا جائزہ لینے نکل پڑا۔ بارش رات بھر ہوتی رہی تھی اور صبح کے وقت رک گئی تھی۔ کمانڈو شیروان دن ڈھلے واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ پل کے دوسرے سرے پر بھارتی فوج کی 2 مشین گن پوسٹیں ہیں اور ایک ٹینک پل کے شروع میں ہی ایک طرف ہر وقت پوزیشن میں کھڑا رہتا ہے۔ شیروان نے کہا، پل کے دوسرے سرے پر گارڈروں کی قینچیاں محراب کی شکل میں پہاڑی چٹان کے اندر تک گئی ہوئی ہیں، ان کے نیچے فوج کی مشین گنیں پوسٹ ہیں۔ وہاں کوئی ایسی سرنگ نہیں ہے جس کی دیوار میں شگاف ڈال کر ہم پل کے گارڈروں تک پہنچ سکیں۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ اسی طرف سے پل کو تباہ کرنے کے لیے ہمیں کوئی دوسرا منصوبہ سوچنا پڑے گا۔ شیروان بولا، ابھی تک ایسا کوئی منصوبہ میرے ذہن میں نہیں آ سکا، لیکن ہمیں ہر حال میں اس جانب سے پل کو دھماکے سے اڑانا ہوگا، ورنہ پورا پل کبھی تباہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، کمانڈو شیروان، یہ تم بھی بخوبی جانتے ہو کہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ہم نے پل کے ایک سرے میں ڈائنامائٹ لگا دیا ہوا ہے اور ریموٹ کی تار بھی جھاڑیوں سے باہر نکال رکھی ہے۔ یہ صورتحال ایسی ہے کہ کسی بھی وقت بھارتی فوج کو اس کا علم ہو سکتا ہے، اور ایریل کی تار کی مدد سے وہ بڑی آسانی سے غار کے اندر دیوار کے شگاف میں پہنچ کر گارڈروں سے ڈائنامائٹ کی سٹکیں اتار سکتے ہیں۔ کمانڈو شیروان گہری سوچ میں تھا، کہنے لگا، میں اس حقیقت سے پوری طرح باخبر ہوں، مجھے تم صرف آج کی رات اور کل کا دن دے دو۔ اس دوران تم چرواہے کے بھیس میں غار کے باہر جھاڑیوں کا ایک بار معائنہ کراؤ کہ ایریل کی تار وہاں محفوظ ہے یا نہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں آج رات ہی وہاں جا کر پوزیشن چیک کر لوں گا۔ میں پل کی دوسری جانب جا کر وہاں کے علاقے کی تفصیل کا جائزہ لوں گا۔ اسی دن رات کو جب کشمیر کی پہاڑیوں میں اندھیرا چھا گیا تو کمانڈو شیروان اپنے مشن پر اور میں اپنے مشن پر روانہ ہو گیا۔ ہم دونوں اپنے اپنے ٹارگٹوں کی طرف الگ الگ خچروں پر سوار ہو کر گئے تھے۔ ہماری خوش قسمتی تھی کہ بادلوں کے باوجود بارش رکی ہوئی تھی۔ میں 2 گھنٹے کی پہاڑی مسافت طے کرنے کے بعد پہاڑی غار کے نیچے چشمے پر پہنچا۔ خچر میں نے وہیں باندھ دیا اور خود اندھیرے میں جھاڑیوں کے پیچھے سے ہو کر غار کے سرکنڈوں کے قریب پہنچ کر زمین پر منہ کے بل لیٹ گیا۔ پہاڑی کے اوپر فوجی چوکی پر حسب معمول رات کی روشنی ٹمٹما رہی تھی۔ خطرہ صرف رات کو گشت لگانے والی پیٹرول پارٹی کا تھا۔ میں دیر تک جھاڑیوں کے پیچھے زمین پر لیٹا فضا کے اندھیرے میں جائزہ لیتا رہا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اس طرف کوئی پیٹرول پارٹی نہیں آ رہی تو میں کوہنیوں کے بل رینگتا ہوا اس جھاڑی کی طرف بڑھا جس میں ہم نے انتہائی طاقتور
ताकतवर धमाका खेज बमों का रिमोट का तार गार के अंदर से लाकर झाड़ियों की एक शाख के साथ बांधा हुआ था। जमीन, घास और झाड़ियां गुज़श्ता रोज की बारिश की वजह से गीली और मरतूब थीं, जिसके बायस मेरे रेंगने से सरसराहट की आवाज पैदा नहीं हो रही थी। मैं मतलूबा झाड़ी के पास उठकर बैठ गया। मैंने हाथ आगे बढ़ाकर एरियल की तार वाली झाड़ी को नीचे झुक कर देखा। सब्ज रंग का बारीक तार आगे से छीला हुआ था और जिस तरह हम उसे बांध गए थे उसी तरह बंधा हुआ था। मैंने उसे थोड़ा सा और नीचे करके झाड़ी की शाखों में छुपा दिया। मुझे मालूम था कि रिमोट कंट्रोल के सिग्नल ये तार पकड़ लेगा। जब मुझे तसल्ली हो गई कि एरियल का तार महफूज है और दिन की रोशनी में भी नजर नहीं आ सकता, तो मैं पीछे को घूम कर कोहनियों के बल रेंगता हुआ पगडंडी के दरख्तों के पीछे से झुक कर चलता हुआ ढलान उतर कर चश्मे पर आ गया। खुदा का शुक्र है कि खच्चर उसी तरह खामोश था और अंधेरे में घास पर मुंह मार रहा था। मैंने उसकी बाग पकड़ी और घाटी की जंगली झाड़ियों में से गुजार कर उस जगह पर ले आया जहाँ चनार के घने दरख्तों के दरमियान से नीचे वादी को रास्ता जाता था। इस वादी में से निकलकर मुझे दूर पहाड़ी के ऊपर से होकर उस जगह पहुंचना था जो हमारी खुफिया कमीनगाह का खास निशान था। मैं खच्चरों पर बैठ गया था। खच्चर अंधेरी रात में पहाड़ी घाटी पर बड़ी एहतियात से नीचे उतर रहा था। वहाँ भी गहरा अंधेरा छाया हुआ था जहाँ चावल और जवार के 2-4 खेत थे। मैं खेतों में खड़ी फसल को ओट बनाकर 2 खेतों के दरमियान बनी हुई मींड चढ़ रहा था कि खच्चर ने मुंह से खरखराने की अजीब सी आवाज निकाली। जानवर को कुदरत ने खास हिस्स अता की हुई है जिसकी मदद से वो इर्द गिर्द किसी इंसान की मौजूदगी को महसूस कर लेता है। मुझे इन जानवरों का अपना कमांडो ऑपरेशन के दौरान काफी तजुर्बा हो चुका था। मैं समझ गया कि कोई इंसान आसपास मौजूद है। मैं खच्चर से नीचे उतर आया। मैंने चरवाहों का जो लंबा कुर्ता यानी फर्न पहना हुआ था उसके नीचे मैंने सदरी भी पहन रखी थी और सदरी की जेब में साइलेंसर वाला भरा हुआ रिवॉल्वर मौजूद था। वादी कश्मीर की रात खुनक थी। अंधेरा जरूर था मगर ऊंची फसल दिखाई दे रही थी। फजा में फसल की मरतूब खुशबू फैली हुई थी। मैंने खच्चर को एक जगह फसलों की ओट में खड़ा कर दिया और ये देखने के लिए दबे पांव आगे बढ़ा कि अगर खच्चर ने किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास किया है तो क्या ये सही है। जवार की फसल थी या बाजरे की ये मुझे अच्छी तरह मालूम न हो सका। बहरहाल ऊंची जरूर थी। खेत चंद कदम चलने के बाद खत्म हो गया। अभी मैं फसल की ओट में ही था कि मुझे औरत के रोने बल्कि सिसकियां भरने की दबी सी आवाज आई। मैं वहीं बैठ गया। मैंने जरा आगे होकर अंधेरे में देखने की कोशिश की। मुझे इंसानी सायों का जो मंजर नजर पड़ा वो ये था कि ये 2 आदमी थे जो दोनों फसल की मींड पर खड़े थे। इनके दरमियान एक औरत जमीन पर बैठी बैन करने के अंदाज में दबी दबी सिसकियां भर रही थी। इतने में जो दोनों आदमी खड़े थे उनमें से एक ने खास डोगरा फौजी जबान में कहा, इसका मुंह क्या देख रहे हो, हवालदार मुरली राम तेरी चाची नहीं लगती। इस जुमले को सुनकर दूसरे आदमी ने जमीन पर बैठी हुई औरत के दोनों हाथ पांव पकड़कर उसे खींचना बल्कि घसीटना शुरू कर दिया। औरत घसीटते हुए भी रोए जा रही थी। मुझे समझने में देर न लगी कि ये मामला क्या है। दोनों आदमी डोगरा फौजी के जवान थे। इनमें एक हवालदार था जिसका नाम मुरली राम था, दूसरा भी सिपाही या नायक या लांस नायक होगा और दोनों हिंदू डोगरा थे और औरत यकीनी तौर पर मुसलमान मजलूम कश्मीरी खातून थी जिसको ये लोग पकड़कर अपनी चौकी पर ले जा रहे थे। हवालदार मुरली राम ने गुस्से में अपने साथी से कहा, ओए ज्ञानचंद, तुम्हें फौज में किसने भर्ती कर लिया है? इसको उठाकर कंधे पर डालो और ये गन मुझे दे दो। उन दोनों के पास मैंने अंधेरे में 2 राइफलें देख ली थीं। मैंने सदरी की जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। ज्ञानचंद सिपाही ने वाकई कश्मीरी औरत को उठा लिया था। औरत तड़प कर उसकी गिरफ्त से निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। इस दौरान मालूम नहीं कैसे इन दोनों डोगरा को मेरी मौजूदगी का पता लग गया। हवालदार मुरली राम ने राइफल सीधी कर ली। उसका रुख अंधेरे में मेरी तरफ था। मैं पीछे हट गया। वो बोला, ज्ञाने, उधर कोई आदमी है। दूसरे फौजी ने भी राइफल सीधी कर ली। मैं भी सोच ही रहा था कि क्या करूं। हवालदार मुरली राम छलांग लगाकर मेरे सामने आ गया। कौन हो तुम? मैंने बैठे बैठे पहला काम ये किया कि रिवॉल्वर को लंबे कुर्ते की साइड वाली जेब में डाल दिया। अंधेरा होने की वजह से डोगरे को पता न चल सका। उसके साथ ही मैंने हाथ खड़े कर दिए और दुहाई देने लगा, सूबेदार जी, मैं किसान हूँ, खेत में पानी लगाने आया था, हुजूर मुझे गोली न मारना। मैंने एक डरे हुए किसान की पूरी अदाकारी की। दूसरा डोगरा भी इस दौरान कश्मीरी लड़की को घसीटता हुआ मेरे पास आ गया। ये झूठ बकता है हवालदार, ये कश्मीरी कमांडो है, इसकी तलाशी लो। अब मेरे फुल एक्शन का वक्त आ गया था। बल्कि दोनों डोगरे खुद अपनी मौत को बुलाकर वहां आए थे। जाहिर है मेरे लंबे कुर्ते की पहलू वाली जेब में भरा हुआ रिवॉल्वर था और मेरी तलाशी लेने की सूरत में ये रिवॉल्वर निकाल लेते और फिर इन्हें यकीन हो जाता कि मैं कश्मीरी नहीं बल्कि कमांडो हूँ। मेरे पास 3-4 सेकंड ही थे। हवालदार मेरी तलाशी लेने के लिए आगे बढ़ा। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सूबेदार जी, मेरी जेब में 4 रुपए हैं, वो ले लें, बेशक तलाशी लेकर देख लें। और उसके साथ ही मैंने इस तरह लंबे फर्न की पहलू वाली जेब में हाथ डाला जैसे जेब में से 4 रुपए निकाल कर उन्हें दिखाना चाहता हूँ। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मेरी जेब में साइलेंसर वाला भरा हुआ रिवॉल्वर होगा। मैंने उनकी मिन्नतें करते और आजिज़ी से गिड़गिड़ाते हुए जेब में से रिवॉल्वर निकाला और यके बाद दीगरे 2 फायर किए। मैंने कोई खास निशाना नहीं बांधा था, ऐसा करने का वक्त भी नहीं था। बस एक फायर हवालदार मुरली राम के जिस्म को टारगेट बनाकर और दूसरा फायर दूसरे डोगरे के जिस्म को टारगेट समझकर फायर कर दिया। इतना ख्याल मैंने जरूर रखा था कि गोली उनके सीने में दिल की तरफ लगे। मैं हैरान रह गया। दोनों डोगरे गोलियां खाने के बाद अपनी जगहों पर खड़े रहे, लेकिन उनके हाथों से राइफलें नीचे हो गई थी। मैंने 1 सेकंड जाया
کیے بغیر ان پر ایک ایک فائر اور کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک آگے کو گر پڑا اور دوسرا پہلو کے بل فصل میں گر پڑا۔ کشمیری عورت پر جیسے سکتہ ستاری ہو گیا تھا، وہ زمین پر جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہی۔ میں نے دونوں ڈوگروں کی رائفلیں اٹھا کر کھیت کی طرف اچھال دی اور عورت سے کہا، بہن فکر نہ کرو، میں تمہارا مسلمان بھائی ہوں، تمہیں جہاں جانا ہے مجھے بتاؤ، میں تمہیں چھوڑ کر آؤں گا۔ کشمیری عورت اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات کے اندھیرے میں مجھے اس کے کانوں میں پھولوں کے گچھے نظر آئے۔ یہ پھولوں کے گچھے نہیں تھے، چاندنی کی ڈنڈیاں تھیں جو اس نے اپنے کانوں میں پہن رکھی تھیں۔ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر عورت نے کشمیری زبان میں خدا سے کچھ کہا۔ شاید وہ خدا عزوجل کا شکر ادا کر رہی تھی کہ جس نے عین وقت پر ایک مسلمان کو بھیج کر اس کی عزت کو داغدار ہونے سے بچا لیا تھا۔ میں نے کہا، مجھے جلدی بتاؤ تمہیں کہاں چھوڑنا ہے، میرے پاس ایک خچر ہے۔ میں پیچھے جا کر خچر کو آگے لے آیا۔ کشمیری دیہاتی عورت نے ٹوٹی پھوٹی اردو، پنجابی اور کشمیری میں بتایا کہ اس کا گھر پیچھے گاؤں میں ہے، یہ ڈوگرے اسے گاؤں سے اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ میں نے اس کشمیری عورت کو خچر پر بٹھایا اور اسے اس کے ماں باپ کے پاس گاؤں میں پہنچانے کے بعد وہیں سے کمانڈو شیروان کی خفیہ کمین گاہ کی طرف چل پڑا۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے آسمان پر صبح کا نور پھیل چکا تھا۔ کمانڈو شیروان بھی ابھی تک اپنے مشن سے واپس نہیں آیا تھا۔